नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो नया अपडेट आया है उस पे करेंगे हम बात। यानी कि जो एक नया अपडेट आया है मीटिंग को लेकर, वो अपडेट है पहले ये मीटिंग दोस्तों होने वाली थी 22 अप्रैल को, लेकिन किसी कारणवश क्या, कोरोना के कारण दोस्तों वो मीटिंग गई थी टल। अब ये मीटिंग होने वाली है साहब 30 जून को। बिल्कुल सब कुछ सेम है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है चेंजेस, लेकिन वो चेंजेस साहब एक बैंक का नाम है और कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेम है। 22 अप्रैल के आसपास जो आपको नोटिस मिला, यानी कि नोटिस कहिए या अपडेट्स कहिए, उसमें बिल्कुल जो चीज थी वो साहब डिट्टो 30/6 की जो ये मैसेज या नोटिस हमारे को मिला है बिल्कुल सेम साहब वही है। सिर्फ इसमें नाम आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। देखो दोस्तों, बस यही एक हमारा ध्यान केंद्रित करता है, सेंट्रल पॉइंट यही हो जाता है कि सरकार ने पहले जो मीटिंग होने वाली थी उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्यों नहीं सम्मिलित करा, और अब जो मीटिंग होने वाली है 30/6 को उसमें साहब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्यों सम्मिलित कर लिया। कारण मैं आपको बताऊंगा। ये मीटिंग साहब कहां होने वाली है, किस समय होने वाली है, पूरी चीज आपको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूं। 3 बजे के आसपास ये मीटिंग होगी 30/6 को, 30/6/2021 को कमिटी हाउस पार्लियामेंट में। कौन करा रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये मीटिंग को कंडक्ट करा रही है। किस विषय पर होगी, जो ये प्राइवेटेशन का जो ये मुद्दा चल रहा है दोस्तों, इस विषय पर मीटिंग होगी। कौन कौन इसमें सम्मिलित होगा, इसमें कुछ बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और साहब बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजमेंट से कोई प्रतिनिधित्व इस मीटिंग में होगा सम्मिलित। ठीक है साहब। किस अधिनियम के तहत ये मीटिंग होगी साहब, आपको पता है कि जो प्राइवेटेशन की प्रक्रिया चल रही है, बैंकिंग संशोधन अधिनियम 1970 की धारा 19 के तहत ये सारी कार्रवाई चलेंगी। इसी के तहत दोस्तों ये मीटिंग होगी, यानी कि जो चर्चा का विषय होगा इस अधिनियम के तहत होगा। अब इस मीटिंग में दोस्तों 5 बैंकों को तो मेरे ख्याल से सरकार ने, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बुला लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया और साहब यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 5 बैंकों को तो दोस्तों बुला लिया। अब रहे 2 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साहब हमारा पीएसबी। आपको याद होगा अभी जो ये मर्जर जिन बैंकों का नहीं हुआ है दोस्तों, उसमें हमारे पास 6 बैंक हैं। अब 6 बैंक में दोस्तों ये जो हमारी मीटिंग होने वाली है इसमें मेरे ख्याल से दोस्तों 4 बैंक ऑलरेडी हैं। एक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सरप्राइज करता है हम सभी को, और इसी को दोस्तों मुझे थोड़ा सा बताना है आपको। देखिए दोस्तों, हमारे जो 4 बैंक ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें आ रहे हैं, यानी कि सम्मिलित हो रहे हैं, सबको बुलाया गया है। देखिए आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। बसते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। नीति आयोग ने 3 नाम अभी रिसेंटली साहब विनिवेश संबंधी की कोर समिति को पेश किए थे कि इनका आप प्राइवेटेशन कर सकते हैं। आईओबी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में आता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में आता है। सरकार 2 बैंकों का जो पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में है उनका प्राइवेटेशन नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहले उनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी डाल भी रही है सरकार, पहले 14,500 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से बैंकों में, यूको बैंक में और मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया में और मेरे ख्याल से इंडियन ओवरसीज बैंक में पूंजी डाली गई थी 4-4 हजार करोड़ के आसपास। अब रिसेंटली जो 21-22 में है उसमें 20,000 करोड़ रुपए और बैंकों में डाले जाएंगे उनको पीसीए से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों अगर सरकार दोनों ही बैंकों को पीसीए, जो बैंक पीसीए के दायरे में हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए चुन लेती है तो ये थोड़ी सी खर्चा वाली बात हो जाएगी। यानी कि दोनों बैंकों को अगर पीसीए से बाहर निकालना पड़ेगा, 2 बैंक जो सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए चुन रही है और दोनों ही साहब पीसीए के दायरे में हो तो पैसा ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकार ने एक पीसीए वाला बैंक चुना। ये मेरे अपने विचार हैं, आपके चेंज हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आईओबी को इस मीटिंग में सम्मिलित करा, सेंट्रल बैंक को इस मीटिंग में सम्मिलित नहीं करा। जो मेरे ख्याल से जो बैंक इस मीटिंग में बुलाए गए हैं उनके मर्जर होने की संभावनाओं को और अधिक दोस्तों बल मिल जाता है, बहुत अधिक बल मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा की उपस्थिति के कारण।
देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है कि वो चीज वो बताएगा, उन्हें अपना एक्सपीरियंस साझा करेगा कि जब देना बैंक और विजय बैंक का उसके साथ विलय किया गया था तो उसको क्या क्या दिक्कत परेशानी, क्या उन्हें क्या क्या चीज करनी पड़ी थी। ये सारी चीजें दोस्तों इन 4 बैंकों को वो बता सकता है। कौन से वो 4 बैंक? बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ, मेरे ख्याल से, इंडियन ओवरसीज। इन चारों बैंकों को दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आगे ये बैंक कुछ समझा सकता है, यानी कि मर्जर के बारे में। देखो, बुलाया ही इसीलिए जा रहा है इनको। ये तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? आप सोचने का ये केंद्र सेंट्रल पॉइंट तो यही है, सोचने का केंद्र बिंदु तो यही है कि आखिर क्यों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, पंजाब एंड सिंध बैंक को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि साहब इनका अभी तक मर्जर नहीं हुआ है। ये भी उन 6 बैंकों में सम्मिलित हैं जिनमें से 2 बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए चुन सकती है सरकार। तो दोस्तों मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि सरकार जो ये मीटिंग कर रही है 30 जून को, ये संभवतः इन बैंकों के मर्जर को लेकर हो रही है, यानी कि इन बैंकों का मर्जर किया जा सकता है। रही बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो मैं आपको उसके कारण भी बताता हूं कि क्यों ये बैंक को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। देखिए, एक तो मेरे ख्याल से खराब वित्तीय प्रदर्शन रहा है सेंट्रल बैंक का। इसने जो रिजल्ट पेश किए हैं इस तिमाही में वो काफी उत्साहजनक नहीं है। मेरे ख्याल से 1300 करोड़ के आसपास का घाटा भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, पहली चीज। दूसरी चीज ये दोस्तों पीसीए के दायरे में है, यानी कि सरकार अगर इस बैंक को पीसीए के बाहर निकालना चाहती है प्राइवेटाइजेशन के लिए तो सिर्फ एक बैंक में पूंजी डालनी पड़ेगी। तो सिर्फ सेंट्रल बैंक, एक तो खराब वित्तीय स्थिति, खराब परफॉर्मेंस, और साहब दूसरा साहब पीसीए के दायरे में। तो साहब सरकार ने सोचा कि इस बैंक को अभी फर्स्ट फेज में प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों इसको इस मीटिंग में, मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, आपका चेंज हो सकता है, इसीलिए दोस्तों इसको शायद नहीं बुलाया गया है। रही बात पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांचेस आप अगर मानेंगे तो नॉर्थ इंडिया में मेरे ख्याल से इसकी 900 के आसपास ब्रांचेस हैं और 400 के आसपास मेरे ख्याल से सिर्फ पंजाब में है। तो इसका जो मेरे ख्याल से इसकी ब्रांचेस की संख्या, यानी कि एक्सपोजर कम है। और पहले ही मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जिन बैंकों का एक्सपोजर कम है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए केंद्र का बिंदु हो सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसलिए कि ये पीसीए के दायरे में है, खराब वित्तीय स्थिति है, खराब परफॉर्मेंस करी है, सरकार को पीसीए से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक बैंक में ही पैसा डालना पड़ेगा। और साथ दूसरी चौथी बात इसमें यह भी है दोस्तों कि ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये पश्चिमी केंद्रित बैंक है, यानी कि जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे जो इंडियन गवर्नमेंट के बैंक हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो ये बहुत सारे कारण इंडिकेट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, यानी कि ये एक पॉइंट हो सकता है, ये एक बैंक हो सकता है जिस पर सरकार की नजर हो सकती है निजीकरण के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक छोटा बैंक है और साहब इसकी ब्रांचेस भी कम है ऑल ओवर द इंडिया और इसका एक्सपोजर भी कम है। तो दोस्तों मैं शुरू से आपको यही कहता आ रहा हूं, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे 2 पिक हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के लिए। लेकिन अब ये सारी चीजें, यानी कि मीटिंग को देखते हुए दोस्तों यही लगता है कि सरकार मुझे एक बैंक और भी देना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं अभी दोस्तों इतनी जल्दी दूंगा नहीं। मैं अभी भी कायम हूं अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक से, क्योंकि हर बार स्टेटमेंट चेंज करना, सरकार के जैसे कोई अपडेट आता है तो हर बार अपना स्टेटमेंट चेंज करना वो भी ठीक नहीं है। मैं अभी भी दोस्तों इस पे केंद्र हूं, मैं बिल्कुल अटल हूं पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। इसमें इन 2 बैंकों में से दोस्तों एक बैंक मेरा हो सकता है प्राइवेट। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि प्राइवेट से किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा जब बैंकों का मर्जर हुआ
देखिए, अगर सरकार को हर बैंकों का प्राइवेट करना था, निजीकरण करना था, तो 27 बैंकों को सरकार घटा के 12 नहीं करती। सरकार तो एक एक करके सबको बेच देती, सब में से अपनी हिस्सेदारी कम कर देती। 27 से 12 मर्ज करके ही तो बने हैं मेरे भाई। मर्जर की प्रक्रिया पे काफी बल होता हुआ दिख रहा है मुझे इस मीटिंग के द्वारा। बैंकों का बुलाना, उन बैंकों का बुलाना साहब जो मेरे ख्याल से एक सुटेबल कैंडिडेट है मर्ज के लिए, मर्जर के लिए सुटेबल कैंडिडेट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिए साहब अपने रिजल्ट के द्वारा। देखिए उसके रिजल्ट देखिए, मैंने आपको बता रखे हैं सारी चीजें। आईओ भी पीसीए फ्रेमवर्क में है। 2 बैंकों को साहब सरकार ले नहीं सकती, क्योंकि 2 बैंकों को अगर पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालना पड़ेगा तो फिर वही साहब ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। इसीलिए सरकार एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ले सकती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस मीटिंग में दोस्तों नाम नहीं है। अब ये मीटिंग होगी या नहीं होगी ये भविष्य पर निर्भर करता है। और इस मीटिंग का दोस्तों ना होना आप यकीन मानिएंगे, जो ये मीटिंग चल रही हैं, जो बैंकों के नाम उजागर नहीं हो रहे हैं, इसमें बैंकों का ही फायदा है। बैंकों के पास मेरे ख्याल से अच्छा खासा धन पहुंच रहा है। कहां से पहुंच रहा है वो सारी चीजें मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दी हैं। स्टॉक मार्केट के द्वारा इनकी मार्केट कैप अच्छी खासी स्थिति में पहुंच चुकी है, जस्ट डबल हो चुकी है। एनपीए के रूप में ना पैसा यहां से आ रहा है, मतलब बैंकों में एनपीए के रूप में पैसा नहीं आ पा रहा, इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट के थ्रू दोस्तों बैंकों में पैसा आया, डेफिनेटली आया, और इतना आया जो सरकार के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने का दम रखता है। ये जब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी ना, प्राइवेटाइजेशन के 2 नाम सामने निकल आ जाएं, तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दूंगा कि अब तक साहब बैंकों पे कितना पैसा आ चुका है। अब तक डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट के थ्रू वित्तीय स्थिति कितनी सही हो चुकी है। तो यह बल देती है कि शायद दोस्तों निजीकरण टल जाए, या फिर दोस्तों निजीकरण फर्स्ट फेस में हो, एक ही फेस हो। सरकार का जैसा कहा है सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में कह तो दिया, लेकिन दोस्तों उसको टाला भी जा सकता है। किसका बहाना लेके? कोरोना काल का बहाना लेके इसको मना भी किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इसी प्रकार का अगर चलता रहा, लेट होता रहा, धीरे धीरे साहब इनके बैंकों की स्थिति सुधरती रही, तो ये दोस्तों निजीकरण टल भी सकता है। और मर्जर एक मजबूत प्रक्रिया है जो सरकार पहले कर रही थी, उसी को दोस्तों सरकार को दोहराना चाहिए। तो कुल मिला के जो समरी या जो सार निकल के आता है इस वीडियो का दोस्तों, वो यही है कि जो ये मीटिंग हो रही है वो सिर्फ इसी बात की ओर इंडिकेट करती है कि जो बैंक इस मीटिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, जिन बैंक का मैनेजमेंट या प्रतिनिधित्व इस मीटिंग में सम्मिलित हो रहा है, उसकी मर्जर की संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। रही बात 2 बैंकों की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक के, मैंने आपको कारण बता दिए कि क्यों इनका साहब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जिस मीटिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बुलाया गया है, और उस मीटिंग में 30/6 को साहब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों इनका मर्जर की प्रक्रिया देखिए, जो चीज मान लिया आपको पता है कि हमें ये चीज करनी है, हमें इस बैंक को प्राइवेट करना ही करना है, तो इस मीटिंग में बुला के क्या फायदा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसी कारण दोस्तों, मेरे हिसाब से, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, आपके चेंज हो सकते हैं, इसी कारण शायद ना बुलाया गया हो। बाकी सरकार का अपना विवेक है, वो कुछ भी निर्णय ले सकती है साहब। इस जो मीटिंग हो रही है, जो बैंक सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें से भी कोई बैंक का नाम दोस्तों आ सकता है, लेकिन सरकार पहले इन बैंकों को एक अच्छी ही स्थिति में लाना होगा, तभी साहब सरकार इनका प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। सरकार ने पहले भी कहा है कि जिस किसी को ये बैंक दिए जाएंगे, यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी,
बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन होगी। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब यह है कि पहले इनको भाई पीसीए से बाहर निकालो। सर वो उसकी कार्रवाई भी चल रही है। पहले सरकार ने पहले भी 14,500 करोड़ के आसपास डाले थे, अब भी 20,000 करोड़ के आसपास डालेगी। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे ये डिले हो रहा है, आप इतना मान लीजिए कि ये बैंकों की भलाई में ही हो रहा है। इससे बैंकों का भला ही हो रहा है। पैसा डेफिनेटली बैंकों में आ ही रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप किसी भी तरह। स्टॉक मार्केट मैंने आपको बता दिया, वो एक तरीका भी हो सकता है इस बैंकों में पैसे पहुंचने का। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आज के वीडियो के माध्यम से। और अगर कुछ चीज आपको रह गई हो, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी कारणवश मैं वो सारी चीजें नहीं बता पाता। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इन 6 बैंकों की मार्केट कैप फरवरी से और अब तक कितनी बढ़ चुकी है। पहले ये कहां थे, कहां स्टैंड कर रहे थे, और अब इनकी मार्केट कैप कहां है, कितना पैसा इनके पास आ चुका है। तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों जानने की, समझने की। और दूसरी चीज देखिए कि जो पीएसयू बैंकों के अलावा जो मेरे ख्याल से सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उसमें भी सरकार अपना हिस्से बेच रही है, उनमें भी सारी चीजें यही प्रक्रिया चल रही है। बीएचईएल का शेयर देखिए आप, कहां से 20 रुपए से चलना शुरू हुआ था साहब, कहां 70 रुपए के आसपास। कंटेनर कॉर्प 700 रुपए के आसपास, 350 का शेयर। एक कंपनियां वो थी दोस्तों जो बीमार थी, जो मेरे ख्याल से पैसे की जिनको आवश्यकता थी। ये नवरत्न कंपनियां थी हमारी बीएचईएल वगैरह। तो डायरेक्ट रूप से ना सही, इनडायरेक्ट रूप से पैसा तो इन कंपनियों के पास आ गया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करता हूं मैं, और मिलता हूं आपको नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की। कल होगी फिर मुलाकात। फाइनली आपसे नमस्कार।